हेलो नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। तो आज हम यूपी टेट के 2 प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जिसमें 60 सवाल होंगे और उसमें एक प्रैक्टिस सेट है बाल विकास, दूसरा है हिंदी और इसमें 30 सवाल बाल विकास के हैं और 30 सवाल हिंदी के हैं। चलिए तो देर न करते हुए वीडियो को करते हैं फटाफट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर पहला है, चलिए, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन करना। नंबर 2, सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना। नंबर 3, अपने सामाजिक मापदंड बनाना। और नंबर 4, समाज में बड़ों का सम्मान करना। चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा पहला, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और उसका समायोजन करना। चलो इसी ऑप्शन के बारे में जानते हैं। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन स्थापित करना होता है। सामाजिकरण प्रक्रिया के अंतर्गत कोई बालक सामाजिक प्रत्याशाओं और मापदंडों के अनुसार इस समाज में व्यवहार करना सीखता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है। चलिए बताएं। चलिए इसका आंसर बताएं। ऑप्शन देख लीजिए। शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान। नंबर 2, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता। नंबर 3, पढ़ने की उत्सुकता। नंबर 4, धैर्य और लगन। चलिए बताएं कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन होगा चौथा, धैर्य और लगन। धैर्य और लगन एक प्राथमिक शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट गुण है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। नर्सरी में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु यानी थीम सबसे अच्छी होती है। नंबर 1, मेरा प्रिय मित्र। नंबर 2, मेरा पड़ोस। नंबर 3, मेरा परिवार। नंबर 4, मेरा विद्यालय। चलिए बताएं नंबर 3 प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। तो देखिए ये तीसरे प्रश्न का आंसर तीसरा ही होगा। बालक को सबसे वेरी इंपॉर्टेंट उसका परिवार होता है। चलिए इसी के ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। नर्सरी कक्षा का बालक सबसे अधिक अपने परिवार के सदस्यों से घनिष्ठ संबंध होता है, अतः मेरा परिवार विषय वस्तु नर्सरी कक्षा में प्रारंभ करने हेतु उपयुक्त अवधारणा है। चलिए तो इसका ऑप्शन होगा तीसरा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था। नंबर 1, 1990। नंबर 2, 1993। नंबर 4, 1998 या 2000। चलिए बताएं। प्रश्न नंबर चौथे का आंसर दें। तो इसका आंसर होगा दूसरा, 1993। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन देख लीजिए। अच्छा नागरिक बनना। नंबर 2, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो सफल समाज के लिए उपयोगी हों। नंबर 3, व्यवहारात्मक का निर्माण करना। नंबर 4, उपरोक्त सभी। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा चौथा, शिक्षा का उद्देश्य ये एक नागरिक में सभी गुण होने चाहिए। अच्छा नागरिक भी हो, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हों, ऐसा भी होना चाहिए। नंबर 3, व्यवहारिकता का निर्माण भी होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा चौथा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक अनुभव प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि वह इसमें शामिल नहीं होता। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में बच्चों के सीखने और
सूचना एकत्रित करने के तरीके होते हैं, जिसमें परिपक्वन, क्रियाकलाप, भाषा आदि शामिल होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, फ्रोवेल ने निम्न में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया? ऑप्शन देख लीजिए, गेंद का खेल, ब्लॉक का खेल, आकृतियों का खेल या ये सभी। चलिए, फ्रोवेल ने निम्न में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया? तो देखिए, गेंद के खेल पर सबसे अधिक बल दिया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया? नंबर 1 जुड ने, नंबर 2 राइस एवं कार्मेन ने, नंबर 3 विल्हेंग वुंट ने या कोलियंस व ड्रेवन ने। चलिए बताएं इसका ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा तीसरा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? नंबर 1 आत्मकेंद्रिता, नंबर 2 सजीवतावाद, नंबर 3 यथार्थवाद, नंबर 4 व्यक्तित्ववाद। चलिए बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा चौथा, व्यक्तित्ववाद। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता? नंबर 1 भाषा, नंबर 2 सामाजिक अनुभव, नंबर 3 परिपक्वन, नंबर 4 क्रियाकलाप। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा सामाजिक अनुभव। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा त्रिदेंद्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं करता? नंबर 1 पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, नंबर 2 केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, नंबर 3 इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हो, नंबर 4 पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। चलिए बताएं, नंबर 10 का ऑप्शन बताएं। तो इसका ऑप्शन होगा दूसरा, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक ही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंध किससे है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसके। नंबर 1 संवेगात्मक विकास से, नंबर 2 सामाजिक विकास से, नंबर 3 संज्ञानात्मक विकास से, नंबर 4 शारीरिक विकास से। चलिए बताएं, इसका ऑप्शन होगा पहला, संवेगात्मक विकास से, संवेगात्मक विकास। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में किसी विकास का एक लक्षण है, वो कौन सा है? डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, नंबर 3 डिस्केलुया और डिसलेसिया। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा होगा? चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा पहला, डिस्ग्राफिया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कौन सा है? नंबर 1 सामाजिक आर्थिक, नंबर 2 मनोवैज्ञानिक शारीरिक, नंबर 3 सामाजिक राजनीतिक, नंबर 4 मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा दूसरा, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन होता है? नंबर 1 अंतर्मुखी, नंबर 2
बहिर्मुखी, नंबर 3 उभयमुखी, नंबर 4 सामाजिक पर निर्भर। चलिए बताएं। प्रश्न नंबर 14 का आंसर बताएं। वो होगा अंतर्मुखी। चलिए इस ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। आत्म केंद्रित अंतर्मुखी व्यक्ति का एक प्रमुख गुण होता है। इस प्रकार के व्यक्ति अकेले रहना अधिक पसंद करते हैं तथा उनकी दोस्ती कुछ ही मुख्य लोगों तक ही सीमित होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार कौन सा होता है? नंबर 1 ज्ञानात्मक व्यक्ति, नंबर 2 कलात्मक व्यक्तित्व, नंबर 3 बहिर्मुखी व्यक्तित्व, नंबर 4 धार्मिक व्यक्तित्व। चलिए बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएं। इसका होगा तीसरा। चलिए इसके ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त तथा प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्ति के धनी होते हैं। ऐसे लोग जीवन में प्राय खुश मिजाज तथा आशावादी होने के साथ साथ अन्य लोगों से मिलना जुलना अधिक पसंद करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 16। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार ... किसके द्वारा दिया गया है? नंबर 1 E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा, नंबर 2 जीन पियाजे के द्वारा, नंबर 3 G.B. वॉटसन के द्वारा, नंबर 4 लेव वाइगोस्की के द्वारा। चलिए बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं। तो ये विचार किसके द्वारा दिया गया है? E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? नंबर 1 याद करना, नंबर 2 गतिक प्रक्रमण करना, नंबर 3 विचार करना, नंबर 4 सहानुभूति देना। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा चौथा, सहानुभूति देना। सहानुभूति देना संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित तथ्य है। दिए गए विकल्प में सहानुभूति देने को हम संवेगात्मक बुद्धि से संबंध करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, वह कौन सा है? नंबर 1 अभिप्रेरण, नंबर 2 अध्यावसाय, नंबर 3 संवेग, नंबर 4 वचनबद्धता। चलिए बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पहला, अभिप्रेरण। चलिए इस ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। अभिप्रेरण एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो बालक को जीवन में प्रत्येक मार्ग पर प्रोत्साहित करती है और व्यवहारिक परक प्रतिक्रिया के लिए उसे बाध्य करती है एवं उसकी प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा की ओर उपलब्ध कराती है। कौन सी? अभिप्रेरण क्रिया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? नंबर 1 पुरस्कार प्रेरक, नंबर 2 संवेग, नंबर 3 आवश्यकता, नंबर 4 उत्प्रेरण। चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा तीसरा, आवश्यकता। चलिए इस ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। आवश्यकता शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। मनोवैज्ञानिकों ने आवश्यकता को अभिप्रेरणा की उत्पत्ति में पहला कदम बताया है। व्यक्ति में मुख्यतः 2 तरह की आवश्यकताएं होती हैं, प्रथम जैविक आवश्यकता तथा द्वितीय सामाजिक आवश्यकता। तो मनुष्य की 2 आवश्यकताएं होती हैं। कितनी? 2। पहली कौन सी है? पहली है जैविक आवश्यकता और दूसरी है सामाजिक आवश्यकता। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, जब शिक्षार्थी को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाए तब उनके सीखने का वक्र क्या होगा? नंबर 1 बेहतरीन होता है, नंबर 2 स्थिर रहता है, नंबर 3 अवनत होता है या समान रहता है। चलिए बताएं। तो देखिए, जब किसी बच्चे को सीखने का अवसर दिया जाए तो उसका सीखने का वक्र कैसा होगा? बेहतरीन होगा।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डॉट डॉट नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन देख लीजिए। नंबर 1 एड़ी से चोटी तक, नंबर 2 अव्यवस्थित, नंबर 3 अप्रत्याशित, नंबर 4 क्रमबद्ध और व्यवस्थित। चलिए बताएं इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका ऑप्शन होगा चौथा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। नंबर 1 विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। नंबर 2 सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। नंबर 3 विकास एकल आयामी है। और नंबर 4 विकास पृथक होता है। चलिए बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बताएं। तो देखिए इसका आंसर होगा दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है और विकास जन्म से मृत्यु तक होता है। जन्म से मृत्यु तक, ये है जन्म और ये है आगे ऊपर चलेगा तो उसका विकास होता चला जाएगा। ये है जन्म और ये है मृत्यु। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। नंबर 1 वातावरण के प्रभाव के कारण, नंबर 2 जन्मजात विशेषताओं के कारण, नंबर 3 वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, नंबर 4 प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा तीसरा, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है, किसके कारण। इसका आंसर होगा तीसरा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है किसके द्वारा। ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, नंबर 2 भावात्मक जागृति द्वारा, नंबर 3 एक और 2 दोनों सही हैं, नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताएं। इसका आंसर होगा दूसरा, भावात्मक जागृति द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, चिंतन मानसिक क्रिया का एक ... पहलू है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा ज्ञानात्मक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, व्यवहारवादी खाली जगह ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। यह किसका कहना है। नंबर 1 फ्रीमैन, नंबर 2 न्यूमैन, नंबर 3 वॉटसन, नंबर 4 हॉल जिंगर। चलिए बताएं। तो ये वॉटसन का कहना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, ध्यान आकर्षित होने में ... की प्रमुख भूमिका होती है, किसकी। ऑप्शन देखें। उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, नंबर 3 उद्दीपन की विश्वसनीयता, नंबर 4 उद्दीपन की सक्रियता। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन क्या होगा बताएं। चलो इसका ऑप्शन होगा
आंसर होगा दूसरा, उद्दीपन की तीव्रता। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, अधिगम कहेंगे, अभिप्रेरणा कहेंगे, अभिवृत्ति कहेंगे या अक्षमता कहेंगे। चलिए बताएं। इसका आंसर होगा पहला, अधिगम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? नंबर 1 प्रतिदर्श सिद्धांत, नंबर 2 समूह कारक सिद्धांत, नंबर 3 गिलफोर्ड का सिद्धांत, नंबर 4 फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? चलिए बताएं। इसका होगा चौथा, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है, 2016 के पेपर में है। चलिए तो इसका ऑप्शन हम ही बता देते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, पहला है 80, दूसरा है 100 और तीसरा है 110 और चौथा है 125। तो इसका आंसर होगा 125। चलिए तो ये बाल विकास के 30 क्वेश्चन थे और ये आपके 30 क्वेश्चन पूरे हो गए। चलिए और 30 क्वेश्चन इसमें हिंदी के हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। हिंदी, ये यूपी टेट की हिंदी है। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। और बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं। चलिए देखते हैं, देर न करते हुए हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या है? निसीम, भगवान, शेषनाग या बंधन। चलिए बताएं। तो देखिए अनंत का पर्यायवाची निसीम होगा। अगला क्वेश्चन देखें, सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? नमक, सारथी, मोर या घोड़ा। सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देखिए सारंग का पर्यायवाची शब्द मोर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? अनु का, प्रत का, आ का या उप का। चलिए बताएं। तो देखिए गमन को उल्टा बनाने के लिए हम आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। गमन में एक मिनट, यह है गमन। गमन मीन्स होता है जाना या घूमना, और इसमें आ हम जोड़ दें तो ये हो गया आगमन। ये गमन का उल्टा हो गया, तो हम किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? आ का। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, मनोविनोद के लिए सैर करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? नंबर 1 यायावर होगा, परिवाजक होगा, नंबर 3 पर्यटक होगा या यात्री होगा। चलिए बताएं। मनोविनोद के लिए सैर करने के लिए एक शब्द में इसे क्या कहेंगे? यायावर। क्या कहेंगे? यायावर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, भीतरी निम्नलिखित में से किस से निर्मित विशेषण है? नंबर 1 संज्ञा से, नंबर 2 सर्वनाम से, नंबर 3 क्रिया से, नंबर 4 अव्यय से। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा क्या? चौथा, अव्यय। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। भीतरी शब्द एक विशेषण है जो भीतर नामक अव्यय में ई प्रत्यय लगाकर बना है। चलिए ई प्रत्यय लगाकर बना है, ये लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? नंबर 1 आभूषण, नंबर 2 आभूषण, नंबर 3 आभूषण, नंबर 4 आभूषण। चलिए ये वर्तनी शुद्धि पूछी गई है।
तो इसका आंसर होगा पहला आभूषण, यही सही है। ये देखिए, ये अणा की जगह ना हो गया, ये यहाँ ना से गलत हो गया। ये शलजम वाला शाह बन रहा है, ये यहाँ से गलत हो गया, और ये यहाँ से गलत हो गया। चलिए, तो इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? आभूषण। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, वर्तनी शुद्धि से एक प्रश्न और आ गया। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रत्येक, 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 प्रत्येक। चलिए बताएं। तो देखिए, इसका प्रत्येक का शुद्ध रूप होगा ये सही है, ये भी गलत, ये भी गलत, और ये भी गलत। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से ईश्वर का सही उच्चारण स्थान क्या है? कंठ होगा, तालु होगा, या ओष्ठ होगा, या मूर्धन होगा? चलिए बताएं। तो देखिए, ईश्वर का सही उच्चारण स्थान तालु है। क्या? तालु। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। त्वरित, घाट, डाह, या तेल। चलिए, तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो देखिए, तत्सम शब्द त्वरित है। अब बात आती है तत्सम किसे कहते हैं? जो संस्कृत के समान होते हैं उन्हें ही तत्सम कहा जाता है। और तद्भव कौन से होते हैं? जो संस्कृत से बदलकर अपने हिंदी वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, वो तद्भव होते हैं। अब ये त्वरित एक तत्सम शब्द है, और त्वरित का तद्भव क्या होगा? तुरंत। क्या होगा? तुरंत। तो ये तत्सम है और ये तद्भव है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बक, मुँह, कर्म और प्रलाप। चलिए बताएं। तो देखिए, इसका तद्भव शब्द क्या होगा? मुँह। और आपको एक और बता दें, मुँह पर जो ये चंद्रमा लगता है, मुँह, जहाँ हिंदी शब्दों में ये चंद्र बिंदु आ जाए तो समझ लीजिए वहाँ तद्भव होगा। 100%, 101% तद्भव शब्द होगा वहाँ। चलिए आगे चलते हैं। और मैंने तत्सम तद्भव की वीडियो डाल रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, 19-20 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नंबर 1, अत्यधिक अंतर होना। नंबर 2, एक दूसरे से थोड़ा अच्छा होना। नंबर 3, पक्षपात करना। नंबर 4, ब्राह्य समानता और आंतरिक विषमता होना। चलिए, 19-20 होने का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चलिए बताएं। 19-20 होना मुहावरे का सही अर्थ है एक दूसरे से थोड़ा अच्छा होना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? दूसरा, एक दूसरे से थोड़ा अच्छा होना 19-20 का ही अर्थ है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से किसमें मूल शब्द और प्रत्यय सही अलग हैं? नंबर 1, लुटेरा, लुट धन एरा। नंबर 2, बचपन, बच प्लस पन। नंबर 3, खवैया, खेना प्लस वैया। नंबर 4, लड़ाकू, लड़ प्लस आकू। चलिए, इसका आंसर क्या होगा बताएं। तो इसका ऑप्शन होगा चौथा सही, यही सही है। लड़ाकू में लड़ प्लस आकू होगा। सही मूल शब्द लड़ एवं सही प्रत्यय आकू है। ये भी गलत, ये भी गलत, और ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर चौथा सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से उपसर्ग के योग से बना शब्द क्या है? औदक, औपल, अवतार, या कुलीन। चलिए बताएं। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा तीसरा, अवतार। अवतार शब्द हिंदी उपसर्ग में ओ शब्द से बना है। किससे? ओ शब्द से। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला है, राजभाषा किसे कहते हैं? नंबर 1, जिसका प्रयोग राजा करता हो। नंबर 2, जिसमें साहित्यिक लिखा हो। नंबर 3, जिसका क्षेत्र सारा राष्ट्र होता हो। नंबर 4, जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता हो। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा चौथा, जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता हो उसे ही राजभाषा कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय, क्रोध, उत्साह या जुगुप्सा? तो देखिए, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक ये पैराग्राफ दिया हुआ है और आप इसे पढ़कर इसमें सही उत्तर छांटेंगे। चलिए पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है। देश प्रेम स्वाभाविक है। जिस प्रकार व्यक्ति को अपने निवास स्थान से प्रेम होता है, उसी प्रकार जीव जंतु भी अपने निवास स्थान को भली भांति पहचानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और उस स्थान से प्रेम करते हैं। हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी ऋण होता है। हम देश की जलवायु में पलते हैं, देश की मिट्टी में गिरकर तथा उठकर बड़े होते हैं। धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से ही हमारा भरण पोषण होता है। जिस भूखंड पर हम चलते फिरते हैं, अपने लिए घरों में निर्माण करते हैं, उसी देश के रीति रिवाजों को निभाना, विभिन्न धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखना तथा उन पर गर्व करना देश प्रेम है। चलिए ये पैराग्राफ दिया है और थोड़ा इधर है, इसे भी पढ़ लेते हैं। चलिए, किसी भी देश की उन्नति का सबसे पहला रूप है आत्मोन्नति। हम उन्नत बनते हैं तो हमारे देश का मस्तक भी उन्नत होता है। हमें देश की उन्नति के लिए भी सभी को समता और सहृदयता का पाठ पढ़ाना चाहिए। मानव मात्र में ये सभी गुण प्रारंभ से ही होने चाहिए। विद्यार्थियों में तो इन सभी का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, पाठ के अनुसार किसी भी प्राणी का स्वाभाविक गुण क्या है? भोजन करना। नंबर 2, दिन में जागना तथा रात को सोना। नंबर 3, अपने देश से प्रेम करना या परिश्रम करना। चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका आंसर होगा तीसरा, अपने देश से प्रेम होना। अपने देश से प्रेम होना किसी भी प्राणी का स्वाभाविक गुण है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन सा कार्य देश प्रेम से संबंधित नहीं है? नंबर 1, धरती माँ हमें अन्न देती है जिससे हमारा भरण पोषण होता है। नंबर 2, देश की धरती पर अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। नंबर 3, विभिन्न धर्मों का सम्मान करना। नंबर 4, अपने हित के लिए कार्य करना। चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा अपने हित के लिए कार्य करना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, किसी भी देश की उन्नति का सबसे पहला रूप आत्मोन्नति क्यों है? इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा चौथा, हम उन्नत होंगे तो हमारा देश का मस्तक भी ऊंचा होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, देश की उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, सभी को समता और सहृदयता का पाठ पढ़ाएं। नंबर 2, सभी का विकास करें। नंबर 3, सभी का सम्मान करें। नंबर 4, सभी पर विश्वास करें। चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर पहला होगा, सभी का, सॉरी ये नहीं है, ये है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, आत्मोन्नति का शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? आत्मोन्नति का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दूसरा।
चलिए आगे चलते हैं। वह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, राणा की पुतली फ्री नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, रूपनारायण पांडे, श्याम नारायण पांडे या सुभद्रा कुमारी चौहान? चलिए बताएं। तो इसका आंसर है तीसरा, श्याम नारायण पांडे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे बैरी सम जद्यप परम स्नेही। चलिए इसका आंसर क्या? इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास, केशवदास, कबीरदास या मीराबाई? चलिए बताएं। तो इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में कर्ता कारक कौन सा नहीं है? नंबर 1 मनोहर हंसता है, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी, नंबर 3 कमला खा रही है, नंबर 4 अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया। इसमें कर्ता कारक पूछा है, चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा चौथा, अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया। इसी में कर्ता कारक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में तत्सम समास कौन सा है? यथाशक्ति, वो तत्पुरुष समास पूछा है। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास कौन सा है? यथाशक्ति, शिवार्पण, नंबर 3 खगेश, नंबर 4 पंचपात्र। चलिए बताएं इसका आंसर कौन सा होगा। तो देखिए, इसमें तत्पुरुष समास दूसरा है, दूसरे में तत्पुरुष समास है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, बालक की भाषा सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाने में किसका योगदान है? परिवार का, समाज का, विद्यालय का या इन सभी का? चलिए बताएं। तो देखिए, बालक को सुसंस्कृत बनाने के लिए परिवार का भी योगदान है, समाज का भी है और विद्यालय का भी है। इसका ऑप्शन होगा चौथा, ये सभी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, विचारों की अभिव्यक्ति का साधन कौन सा है? नंबर 1 भाषा, नंबर 2 परिभाषा, नंबर 3 अभिलाषा या त्रिभाषा? चलिए इसका आंसर कौन सा होगा, चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा पहला, भाषा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भाषा में परिवर्तन के कारण है या हैं? नंबर 1 स्थान विशेषण की जलवायु, नंबर 2 कई पीढ़ियों का अंतर, नंबर 3 भौगोलिक विभिन्नता, नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा पहला, स्थान विशेष की जलवायु। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, सूर सागर किस भाषा की रचना है? अवधी की, बुंदेली की, ब्रज की या छत्तीसगढ़ी की? तो इसका आंसर होगा तीसरा, ब्रज की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी? सुमित्रा नंदन पंत ने या सुभद्रा कुमारी चौहान ने, नंबर 3 मलखान लाल चतुर्वेदी ने, नंबर 4 रामधारी सिंह दिनकर ने? चलिए इसका आंसर क्या होगा बताएं। तो इसका आंसर दूसरा, वीरों का कैसा हो बसंत, ये सुभद्रा कुमारी के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे चलें। ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? नंबर 1 साहित्यिक भाषा, नंबर 2 प्रांजल भाषा, नंबर 3 व्याकरणिक भाषा, नंबर 4 मानक भाषा। चलिए तो इसका आंसर होगा चौथा। तो देखिए, ये 60 प्रश्न थे, हमने सॉल्व करा दिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लें। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।